गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो कंसेप्ट बूस्टर क्लास में टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही रोचक इतिहास हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मुझे पता है कि हिस्ट्री जो है आप लोगों के लिए बड़ा ही टफ सब्जेक्ट है, बट आज हम जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसको जो हम पढ़ेंगे उसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप जो है इस चीज को कभी भूल ही नहीं सकते। प्यारे बच्चों, आपने एक मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस। उस मूवी का फर्स्ट सीन देखिए। उस फर्स्ट सीन में क्या था कि जो मूवी का हीरो है वो क्या करता है, उसके साथ फ्लैशबैक में वो स्टोरी शुरू होती है। तो जो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारी 9th की बुक में सेम वही तरीका है कि पूरा चैप्टर फ्लैशबैक में जाएगा। और पहली घटना क्या दिखाता है बुक में कि 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग है और सिटी का नाम है पेरिस। पेरिस क्या है, वाज ऑन अलार्म स्टेट। अलार्म स्टेट का मतलब एक अलग प्रकार का डिफरेंस। वहां के लोगों में क्या थी, टेंशंस थी। और टेंशंस क्या थी, जो फ्रांस का राजा है लुई 16 वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम। उसने क्या किया, आर्मी को ऑर्डर दे रखा है, आर्मी को ऑर्डर दे रखा है टू इंटर इन द सिटी। ही वाज ऑर्डरिंग द आर्मी टू इंटर द सिटी। अब यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम वाज देयर वाज ए रूमर्स, अफवाहें थी। और जैसा कि बच्चों हमें पता है अफवाहें बड़ी जल्दी फैलती हैं, अफवाहें बड़ी जल्दी फैलती हैं। और रूमर्स क्या थी कि किंग हैज ऑर्डर्ड टू ओपन फायर, किंग हैज ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन द सिटी। अब अफवाह यह थी कि राजा ने शहर में आर्मी को भेज दिया और उन्हें यह आदेश दे दिया कि आप है ना लोगों पर गोली चलाएं। तो टू डिफेंड आवर सेल्फ द पीपल ऑफ पेरिस, उन्होंने क्या किया, दे अप्रोक्सीमेटली 700,000 पीपल टुगेदर इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल। कहां इकट्ठे हुए, टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए। अब अगर उन्हें आर्मी से, इफ दे वांट टू फेस अगेंस्ट द आर्मी दे नीड वेपन्स। अब कॉमन पीपल्स के पास वेपन हो नहीं सकते, तो दे नीड वेपन्स। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, दे अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। द पीपल ऑफ पेरिस अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड लूटेड द वेपन्स फ्रॉम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। और इसमें एक जो हिस्टोरिकल घटना हुई वो है फॉल ऑफ बास्तिल। ये जो बास्तिल है ये क्या है, इट इज ए फोर्ट, ये किला है जहां दो चीजें मिली उनको। जो 7,000 लोग थे उनको दो चीजें मिली, क्या क्या, वेपन्स प्लस जो यहां प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, उनको भी यहां से उन्होंने छुटा, रिमूव कर दिया। तो यानी एक तो हथियार मिल गए बहुत संख्या में, दूसरा क्या मिला, सपोर्ट ऑफ प्रिजनर्स टू रिमूव द मोनार्की। ये तो थी घटना जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ। अब आखिर और इसी इंसिडेंट को, फॉल ऑफ बास्टिल को हम क्या मानते हैं, द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर हमें वन वर्ड में आंसर देना हो तो क्या आएगा, फॉल ऑफ बास्टिल। अब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, अचानक से नहीं हो सकता। फॉल ऑफ बास्टिल जो रिप्रेजेंट करता है मोनार्क पावर को, वो 1 मिनट में या 1 दिन में होने वाली घटना नहीं है। इसके पीछे बहुत सी वजह रही होंगी और इसीलिए मैंने आपको इसके स्टार्ट में कहा कि यह चैप्टर उस मूवी की तरह फ्लैशबैक में ही चलेगा। अब अगर हमें इस इंसिडेंट को समझना है तो थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। वो है 1774 में। फ्रांस में उस समय बर्बन डायनेस्टी का राज था और 1774 में लुई 16 बिकम द किंग ऑफ फ्रांस। अब जब ये राजा बना तो इसकी टोटल जो एज है ना वो है 20। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, आज जो हम वर्तमान स्थिति में करंट फ्रांस को देख पा रहे हैं ना, वो फ्रांस आज जितना छोटा नहीं है। एट दैट टाइम France was the one of the most powerful state in Europe.
उसका एरिया भी बड़ा था और पावरफुल भी था। बट एक ऐसे स्टेट्स को रूल करने के लिए 20 साल का जो है व्यक्ति लुइस 16 राजा बन जाता है। फिर प्लस पॉइंट, छोटी सी एज में उसकी शादी कर दी जाती है और उसकी रानी का नाम है मैरी, और सी केम्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया। सी केम्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया की हैं और ये फ्रांस के हैं। यानी इससे आप आइडिया लगा लें बेटा कि उस वक्त फ्रांस के पास कितना लैंड थी जिस पर वो रूल करता था। अब जब किंग फ्रांस राजा बना तो इसको सबसे बड़ी समस्या क्या आई? एम्प्टी ट्रेजरर, खजाना खाली था, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी बेटल्स बिटवीन यूएसए एंड इंग्लैंड। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो फ्रांस लड़ ही नहीं रहा था, तो इसको नुकसान कहां से हुआ? यूएसए एंड इंग्लैंड, आपने वो कहावत सुनी होगी कि दुश्मन हमारा दोस्त बन जाएगा। तो इंग्लैंड उस वक्त यूरोप में फ्रांस का ग्रेट कंपटीटर था और यूएसए उससे आजाद होना चाहता था। तो यूएसए को सपोर्ट किया फ्रांस ने टू गेन फ्रीडम। तो यहां इसका बहुत ज्यादा पैसा लग गया। तो पैसे लगने से फायदा तो कुछ नहीं हुआ फ्रांस को, माना कि इंग्लैंड का नुकसान हो गया। सपोज इंग्लैंड लॉस्ट देयर टेरिटरी, बट फ्रांस ने क्या प्राप्त किया? कुछ प्राप्त नहीं हुआ फ्रांस को। तो फ्रांस को क्या प्राप्त हुआ? खाली खजाना जरूर हुआ। अब फ्रांस में एक व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? अगर यदि आपको नए टैक्स, इफ रूलर्स वांट टू इम्पोज्ड न्यू टैक्स, उसे क्या करना होगा? स्टेट्स जर्नल की मीटिंग बुलानी होगी। स्टेट्स जर्नल क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव है ऑल द सोसाइटी। जो फ्रांस में उस वक्त सोसाइटी है, समाज के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंट यानी किंग अपनी मर्जी से न्यू टैक्स इंपोज्ड नहीं कर सकता। यदि लुइस 16 को नए टैक्स लगाने, इफ लुइस 16 वांट टू इंपोज न्यू टैक्स ऑन द पीपल ऑफ फ्रांस, ही मस्ट गेन परमिशन फ्रॉम स्टेट्स जर्नल। अब प्रश्न उठता है, व्हाट इज स्टेट्स जर्नल? स्टेट्स जर्नल क्या है? तो डियर स्टूडेंट, स्टेट्स जर्नल इज ए इलेक्टेड बॉडी ऑफ फ्रांस सोसाइटी। नाउ वी हैव मूव ऑन सोसाइटी। अब ध्यान दें, सोसाइटी एट दैट टाइम फ्रांस वाज डिवाइडेड इन 3 सोसाइटी। जो फ्रांस का समाज है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। यदि हम इसको इंडियन सोसाइटी के हिसाब से स्टडी करें तो इंडियन सोसाइटी में जो वर्ण व्यवस्था है उसी हिसाब से फ्रांस में उस वक्त स्टेट की व्यवस्था थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अब ये फर्स्ट स्टेट जो है क्लर्जी था, जो रिप्रेजेंट करता था चर्च को, यानी वो व्यक्ति जो चर्च से जुड़े हुए। हमें पता है यूरोप में क्रिश्चियन रिलीजन के लोग ज्यादा हैं, तो वहां चर्च जो है हाईएस्ट संस्था हो गई। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर, मुस्लिम धर्म में मस्जिद, सिख धर्म में गुरुद्वारा, वैसे ही ईसाई धर्म में चर्च जो है सबसे पवित्र जगह मानी गई है। सेकंड स्टेट है नोबिलिटी, या यूं कहें द पर्सन हु बिलोंग्स टू द कोर्ट ऑफ लुइस 16, दरबारी। जो लुइस 16 के दरबार से जुड़े हुए लोग हैं वो क्या कहलाएंगे? नोबिलिटी कहलाएंगे। और थर्ड स्टेट से अदर पीपल, क्लर्जी को छोड़ दीजिए, नोबिलिटी को छोड़ दीजिए, अब बाकी जो बचे वो है अदर पीपल। और डियर स्टूडेंट्स, इसका अमाउंट कितना था? टोटल पॉपुलेशन का 90%। टोटल पॉपुलेशन का 90% क्या था? ये था। अब सोसाइटी तो अपने यहां भी डिवाइडेड से, अपने यहां सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, परंतु ध्यान दें वहां सोशल डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता था। एट दैट टाइम फ्रांस गवर्नमेंट 2 टाइप ऑफ टैक्स। अब भाई जिनकी इनकम अच्छी होगी उनको टैक्स देना पड़ेगा। यहां SC ST जनरल OBC वाला कोई रूल नहीं है ना अपने यहां। बट फ्रांस में क्या था? फर्स्ट स्टेट वाज फ्री टू पेड एनी टाइप ऑफ टैक्स, यानी दोज पर्सन हु बिलोंग्स टू चर्च आर नो, they are not
पेइंग एनी टाइप ऑफ टैक्स। कितने टैक्स हैं फ्रांस में उस वक्त? देयर आर 2 टाइप्स। अब ये जो लोग हैं फर्स्ट स्टेट से, इन्हें क्या थी? आजादी थी, टैक्स नहीं भरना होगा। अब टैक्स कितने प्रकार के थे? तीथे और टेली। अब ये स्टूडेंट्स ध्यान दे, जो तीथे हैं वो तो जो कॉमन पीपल है ना, अदर पीपल, वो किसको देते थे? डायरेक्ट फर्स्ट स्टेट को। और ये कितना होता था? 110। किसका 110 होता था? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 110। यानी अगर आपके खेत में 10 बैग गेहूं के हुए तो आपको 1 बैग गेहूं कहां देना होगा? चर्च को देना होगा। और ये टैक्स क्या कहलाता था? तीथे कहलाता था। अब टेली, ये जो टैक्स है डायरेक्ट स्टेट, यहां स्टेट से मीनिंग ऑफ स्टेट है गवर्नमेंट। मीनिंग ऑफ स्टेट क्या है? गवर्नमेंट। यानी हमें ये कहां देना होगा? सरकार को देना होगा। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या है? फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट्स नॉर्मली नॉट फर्स्ट स्टेट, देयर इज नो रेशियो, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन इन टैक्स। ये तो देते ही नहीं थे, यहां नाम मात्र का दिया जाता था। बट ऑल द बर्डन ऑफ टैक्स किसके द्वारा था? कॉमन पीपल के द्वारा, जिसे फेडरल डुअल बर्डन भी कहते हैं। अब ध्यान दे, ये तो देंगे नहीं। अब टैक्स बढ़ाएंगे कैसे? स्टेट्स जर्नल की मीटिंग्स में। अब जब स्टेट्स जर्नल की मीटिंग होगी तो उनसे पूछा जाएगा, आर यू रेडी टू इंपोज न्यू टैक्स? अब इसमें मेंबर फर्स्ट स्टेट के भी आएंगे, सेकंड स्टेट के भी आएंगे, थर्ड स्टेट के भी आएंगे। तो इनको तो देना, दे आर नॉट गोइंग टू पे एनी टाइप ऑफ टैक्स, सो दे आर एग्री। भाई जब फर्स्ट स्टेट को टैक्स देना ही नहीं है तो उनकी तरफ से चाहे बढ़ाएं या घटाएं, उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेकंड स्टेट्स बिलोंग टू किंग्स कोर्ट, भाई वो तो दरबारी थे, उनको भी कोई मतलब नहीं है टैक्स बढ़े या घटे। जो अदर पीपल हैं, 90% पॉपुलेशन है, उन पर था। अब जब स्टेट्स जर्नल की मीटिंग हुई तो सीटिंग व्यवस्था फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तो आगे की तरफ थे, थर्ड स्टेट पीछे की तरफ, तो इन्हें वोटिंग राइट्स भी नहीं देगी। अब यानी इनकी जो थॉट्स थे अबाउट रेजिंग न्यू टैक्स, उन पर इनकी बात नहीं मानी गई। तो ये थी टैक्स व्यवस्था। और इसी वजह से जो पहला पॉइंट हमारा निकल के आता है कि कारण क्या रहे फ्रांस के रिवॉल्यूशन को, हुआ है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बिहाफ, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड पॉइंट, राइज ऑफ मिडिल क्लास। अभी मिडिल क्लास क्या होता है हमें पता है, पुअर एंड रिच, पुअर एंड रिच। बट उस दौर में 18th सेंचुरी में एक ऐसी सोसाइटी का जन्म हुआ जो ना तो पुअर थी ना ही रिच थी, एंड दे लीड द रिवॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, ऐसे और वीडियो के लिए आप जीवेम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियो आपको जल्द से जल्द देखने को मिले। थैंक यू।